हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के मनोविज्ञान की थियरी वाली इस क्लास में हम आज अध्ययन करने वाले हैं अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत, अधिगम के पठार और अधिगम के वक्र के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया था अधिगम के जो अर्थ होते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की अवधारणाएँ क्या हैं, अधिगम की विशेषताएँ, अधिगम की जो सीखने की शैलियाँ होती हैं, इसके साथ साथ अधिगम के प्रकार और अधिगम के स्थानांतरण के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में। उसके बाद अधिगम के जो पठार होते हैं उसके कारण क्या है, निराकरण क्या है, और उसके साथ साथ अधिगम के वक्र के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अधिगम अंतरण के सिद्धांत यानी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। मुख्यतः 5 से 6 सिद्धांत ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आता है थांडाई का सिद्धांत है समान या फिर कह सकते हैं समरूप तत्व अधिगम अंतरण, समान तत्व अधिगम अंतरण या फिर समरूप तत्व अधिगम अंतरण। इसका समर्थन किया है रूगर और सोरेनसन ने। थांडाई कहते हैं कि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति के बीच जो तत्वों की समानता होती है उसके कारण जो है अधिगम सरलता से हो जाता है। समान तत्व का सिद्धांत कहता है कि एक परिस्थिति में अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, दूसरी परिस्थिति में जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं अगर उसमें समानता होगी तो जो हमारा अधिगम का स्थानांतरण होगा, यानी जो हमने पहले सीखा है इसका स्थानांतरण हमारे दूसरे जो सीखे जा रहे व्यवहार में आसानी से हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अधिक से अधिक उपयोग में आ सकता है, यानी उसका जो स्थानांतरण है वो अधिक हो सकता है। तो ये समान तत्व है, यानी दोनों चीज़ों में जो सीखे जा रही है उसमें समानता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप ट्रैक्टर चलाना सीख लेते हैं, ट्रैक्टर चलाना या फिर कार चलाना अगर आप सीख ले रहे हैं, इसके बाद अगर आपको बस चलाने को दिया जाए या फिर ट्रक चलाने को दिया जाए तो आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अब आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आप हैंडल संभालना सीख लेते हैं, गियर लगाना सीख लेते हैं, ब्रेक और क्लच का जो आपका कम्बिनेशन होता है पैरों का वो भी आप सीख लेते हैं। बस अंतर इतना आता है कि अब साइज़ उसकी बढ़ जाती है। पहले आप कार चला रहे थे, अब आप बस चलाने वाले हैं तो उसकी जो है साइज़ बढ़ जाती है। वही आपका उतना ही मैनेजमेंट आपको और बढ़ाना होता है। बाकी जो अधिगम का स्थानांतरण यहाँ पर कह सकते हैं जो हमने ट्रैक्टर और कार चलाते समय सीखा था उसका स्थानांतरण हमें बस और ट्रक चलाने में हम देख सकते हैं। इसके बाद आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है चार्ल्स जोर्ने या फिर कह सकते हैं C.H. जड़ भी ने कहा जाता है। चार्ल्स जड़ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यवहार जब हम सीखते हैं उसका हम जितना अधिक से अधिक उसका सामान्यीकरण कर लेते हैं उसका उपयोग हम उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर हम जैसे मान लीजिए कोई नियम ही सीख रहे हैं, कोई फार्मूला सीख रहे हैं, जैसे गणित का हमने कोई फार्मूला सीख लिया जैसे a+b का होल स्क्वायर, अगर हम जैसे हमने इस फार्मूले को अगर सीख लिया है तो इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा भी जैसे आप हिंदी का व्याकरण सीख ले रहे हैं कि जैसे आपने संधि के बारे में पढ़ लिया, ठीक, जैसे आपने पढ़ा कि अ और ए मिलके अय बनाते हैं, तो कहीं भी अब आपको संधि के बारे में पूछा जाएगा तो आप देखेंगे उसमें अगर अ और ए आ रहा है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। ऐसे ही चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जब आप किसी भी व्यवहार को सीखते हैं उसका जितना अधिक से अधिक सामान्यीकरण कर लेते हैं अपने जीवन में उसका उतना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। किसी भी शब्द में हमने अगर किसी भी संधि को सीखा है तो उसका उपयोग हम और भी शब्दों में कर सकते हैं, वही जो हमारा नियम होता है उसका सामान्यीकरण करके। इसमें देखिए जब व्यक्ति किसी व्यवहार का अभ्यस्त हो जाता है, यानी उसका प्रैक्टिस करते करते वह उसके व्यवहार में आ जाता है, वह दूसरे कार्य को अभ्यास के में ला सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी सीखे हुए व्यवहार को जितना अधिक सामान्यीकरण कर लेता है उतना अच्छे से उसका स्थानांतरण कर पाता है। और भी जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, ये भी हो सकता है जैसे कोई अध्यापक है वो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, जैसे आजकल जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर पढ़ा रहा है, उस पर पढ़ाने का वो अभ्यस्त हो जाता है तो कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी संस्था में जाकर वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकता है, उसकी वो हैबिट बन जाती है, यानी अपने अधिगम का स्थानांतरण वो कर सकता है।
निगेटिव भी होता है, जैसे कोई अध्यापक मात्र 30 छात्रों को पढ़ाने का आदी है, अगर उसको उससे अधिक छात्र दिए जाते हैं तब उसको पढ़ाने में उसे कठिनाई होने लगती है, क्योंकि अभी तक जो उसने जो अपना अनुभव किया है, जो भी उसका प्रैक्टिस रहा है वो 30 छात्रों का रहा है। अगर वहीं पे आप 40 से 50 छात्र दे देते हैं तब उसके सामने जो है समस्या प्रकट होने लगती है। तो यह सामान्यीकरण का सिद्धांत मुख्यतः जो है सिद्धांत और उसके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम पूछा जाता है। तो समान या फिर समरूप तत्व का अधिगम का जो अंतरण है ये दिया थार्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है चार्ल्स जड़ ने, या फिर कह सकते हैं C.H. जड़ ने। इसके बाद है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम, या फिर इसे कहते हैं द्विकारक अधिगम अंतरण। इसे दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार के बुद्धि के बारे में वर्णन किया है। एक है सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर, एक होता है विशिष्ट बुद्धि जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। इन्हीं 2 बुद्धि के कारण आधार पर, यानी इन्हीं 2 बुद्धि के आधार पर स्पीयरमैन ने 2 प्रकार के बताए हैं। जैसे एस फैक्टर जिसे विशिष्ट कारक कहते हैं, यह सीखने में योगदान देते हैं, सभी व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि अलग, जैसे प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग उसका अपना विशेष कैरेक्टर होता है, अलग अलग फैक्टर होता है, तो वो उसका स्पेसिफिक यानी विशिष्ट व्यवहार होता है, विशिष्ट फैक्टर होता है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक विशिष्ट बुद्धि होगी उतना बेहतर अधिगम का स्थानांतरण करता है। और इसके बाद इनका जो जी फैक्टर है यानी जो सामान्य कारक है, सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं, ये जो है सीखे गए व्यवहार को उपयोग में लाता है। यस फैक्टर यानी जो विशिष्ट कारक होता है किसी भी व्यवहार को सीखने में मदद करता है, और जो जी फैक्टर होता है जो सामान्य कारक होता है वो सीखे हुए व्यवहार को उपयोग में लाने में मदद करता है। जैसे अभी आपने कोई चीज़ जैसे सीख लिया है, तो उसको सीखने के दौरान आप देखेंगे कि कोई बहुत तेज़ी से सीखता है, कोई धीरे सीखता है, यानी फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, या फिर कोई सब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने का जो तरीका होता है सभी व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। लेकिन उसके पश्चात उसके बाद जो उसको उपयोग में लाने की बात आती है तब वहाँ पे आ जाता है जी फैक्टर, यानी जो सामान्य कारक होता है। इसी सामान्य कारक की मतलब वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो उसका सीखा हुआ व्यवहार होता है उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने लगता है। इसके बाद आता है समग्रता का सिद्धांत, जिसे दिया है कोहलर ने। समग्रता का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जिसे कोहलर ने दिया है, इन्होंने बताया कि समग्रता का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण ज्ञान, यानी किसी भी समस्या को बालक के सामने जो है संपूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। यानी कोई भी समस्या है किसी के सामने अगर आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो समस्या जो है वो संपूर्ण रूप से, यानी समस्या की संपूर्ण जानकारी उसको एक साथ दी जानी चाहिए। अब वो अपनी उस समस्या पर चिंतन करेगा और अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसके अंदर जो है एक सूझ उत्पन्न होगा। समस्या के समाधान के लिए जो अलग अलग तरीके से वो विचार करेगा तो उसके अंदर अचानक उस समस्या को लेकर कोई सूझ या फिर सुझाव या फिर समाधान उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। उसे ही कहते हैं अंतरण, यानी यही सूझ जो है अधिगम के अंतरण को दर्शाता है। इसके बाद जो है वो बालक समस्या का समाधान कर लेता है और इस समस्या का समाधान अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। यानी व्यक्ति के अंदर पहले से ही कोई मतलब कई तरीके के पूर्व ज्ञान होते हैं, कई तरीके के अनुभव होते हैं। जब उनके सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उस समस्या पर विचार करने के पश्चात उनके अंदर सूझ उत्पन्न होती है। यही सूझ के बाद जो है वो समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो समस्या और समस्या के समाधान के बीच में जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसका उपयोग होता है, वही जो है सूझ के रूप में कार्य करता है, यानी वही जो है अधिगम अंतरण के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। इसे दिया है वागले ने, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मूल्य का मतलब होता है गुण या फिर विशेषता, और अभिज्ञान का मतलब होता है आदर्श गुण या फिर मूल्य। मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मतलब विशिष्ट जो है मूल्य होता है या फिर गुण होता है या फिर उसकी अपनी विशेष एक पहचान होती है या विशेषता होती है। जैसे अभी मान लीजिए कोई इंग्लिश का टीचर है, सभी बच्चे जानते हैं ये हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, और जब वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे उनको स्वीकार करते हैं और उनसे जो है सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंग्लिश के टीचर हैं। जब वही टीचर मान लीजिए आप बच्चों को गणित पढ़ाने आ जाते हैं, तब वही बच्चे जो है उस टीचर से गणित पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के अंदर ये धारणा बनी होती है कि इनका जो विशिष्ट गुण है, हमारे इंग्लिश वाले टीचर का जो विशिष्ट गुण है वो है अंग्रेजी पढ़ाना, ना कि गणित पढ़ाना। इसलिए जब वो गणित पढ़ाने आते हैं तो बच्चे उनसे गणित पढ़ने से कतराते हैं या फिर गणित नहीं पढ़ना चाहते हैं।
जबकि उनका जो विशेषता है अंग्रेजी पढ़ाने की, जब वो अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं तो बच्चे बहुत ही सुचारू रूप से उनसे अंग्रेजी पढ़ते हैं। वही है, जब कोई व्यक्ति नवीन परिस्थिति में अपने किसी व्यवहार को अंतरित करना चाहता है तो उसका आदर्श गुण होना चाहिए। यानी कहीं भी जब आप नई जगह पे आप जा रहे हैं पढ़ाने, वही टीचर मान लीजिए कहीं नई जगह पे पढ़ाने जा रहा है, उसका जो विशेष गुण है अंग्रेजी है, अब वो अंग्रेजी पढ़ाने जाएगा तो सभी बच्चे उससे पढ़ेंगे। अभी आप मान लीजिए कोई भी टीचर है जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, मान लीजिए कोई साइकोलॉजी के टीचर हैं, तो आप जब यूट्यूब पे खोलते हैं तो आप उनको सर्च करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये टीचर जो है हमारे साइकोलॉजी के टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वही टीचर जब आपको इंग्लिश पढ़ाने आ जाएंगे तब आप उनसे नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि उनकी जो विशेषता है वो साइकोलॉजी पढ़ाने की है, ना कि इंग्लिश पढ़ाने की। तो यही है मूल्यों का विज्ञान सिद्धांत, जिसे दिया था वागले ने। इसके बाद आता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार मतलब होता है कि सीखने के दौरान बीच बीच में जो अधिगम की मात्रा होती है वो अस्थायी होती है या फिर रुक जाती है, उसे ही कहा जाता है अधिगम का पठार। इसके अर्थ है, स्किनर ने इसका अर्थ बताया है, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है। जैसे आप जब कोई बालक होता है शुरू में जब सीखना शुरू करता है तो बहुत तेज़ी से सीखता है, कुछ समय पश्चात जाकर उसके सीखने में जो है रुकावट आ जाती है, यानी वो पठार बन जाता है। और कुछ समय और अभ्यास करने के पश्चात फिर उसके जो सीखने की दर होती है वो बढ़ने लगती है। तो स्किनर ने कहा है जो पठार है ये एक क्षैतिज प्रसार है, ठीक, इसमें किसी भी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है। जहाँ पे अधिगम का जो वक्र है ये सीधा होने जाना चाहिए था वो नहीं जाता है, इसलिए स्किनर कहते हैं कि इसमें जो है प्रगति का बोध नहीं होता है, इसी लेवल पर बालक रुका रहता है। रॉस कहते हैं सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है पठार, जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की दिशा में कोई उन्नति नहीं होती है। तो रॉस का भी यही कथन है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक विशेषता होती है पठार, उस अवधि में जो बालक होता है वो सीखने में कोई उन्नति नहीं दर्ज करता है, यानी उसका जो सीखने का स्तर होता है वो रुक जाता है। पठार के कई कारण होते हैं, जैसे आप कोई टेक्निकल वर्क सीख रहे हैं, शारीरिक कार्य से जो संबंधित है उसे सीख रहे हैं, तो आपके शरीर की भी एक क्षमता होती है, आप उससे अधिक समय तक, मान लीजिए आपके शरीर की क्षमता है कि 6 घंटे तक आप कोई कार्य कर सकते हैं, उससे अधिक समय तक आप जब करने जाएंगे तब जो है आप कार्य को भली भांति नहीं सीख पाते हैं, यानी आप जो सीखना होता है वो आपका वहीं पर रुक जाता है। आपका शरीर भले वहाँ पर हो, आप कार्य कर रहे हो, लेकिन आपकी जो सीखने की दर है, जो मात्रा है वो रुक जाती है। तो शारीरिक क्षमता होती है। मानसिक क्षमता, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की क्लास कर रहे हैं, तो आपकी एक मानसिक क्षमता होती है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे इतने समय तक आप पढ़ सकते हैं। जब उससे अधिक समय होने लगता है तो आप भले से पढ़ते जाइए, लेकिन वो आपके मस्तिष्क में नहीं जाता है। वैसे होता है ज्ञान की सीमा, जैसे एक दिन में कोई बालक 20 वोकैबुलरी यानी 20 शब्दावली याद कर सकता है। जब उसे आप 50 शब्दावली दे देते हैं, 20 तो शुरू में याद कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो याद करने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है। वहाँ पे जो है उसके ज्ञान की उतनी सीमा है, उससे ज़्यादा कोई नहीं याद कर सकता है। ठीक वैसे जैसे अगर आपकी क्षमता है 4 रोटी खाने की, आपको कोई 10 रोटी दे दे तो आप केवल 4 रोटी ही खाएंगे, क्योंकि आपकी वही सीमा है, आप उससे अधिक नहीं खा सकते हैं। इसके बाद है प्रेरणा की कमी। प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मतलब स्वयं से मोटिवेटेड है या फिर किसी कार्य को लेकर वो मोटिवेटेड है, वो उस कार्य को करने के लिए सक्रिय रहेगा, तत्पर रहेगा और भली बात करेगा, मतलब उसे सीखने का प्रयास करेगा और निरंतर जो उसका वक्र है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। कार्य की जटिलता, जैसे कोई अगर सरल कार्य है, जैसे आप मान लीजिए भी आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई मनपसंद चैप्टर हो, कोई मनपसंद विषय हो, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप एक दिन में 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके मनपसंद विषय ना हो, थोड़ा जटिल विषय हो, आप उसे 1 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सीमा होती है, आप उसमें बोर होने लगते हैं। इसी प्रकार है अधिगम की अनुप्रयुक्तता, यानी कोई भी चीज़ जब आप सीख रहे हैं, अगर वो आपके डेली व्यवहार से संबंधित है, आप उसे सीखने में रुचि रखते हैं और आप उसे निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके फेवरेट, जैसे आप मान लीजिए आपके पास मोबाइल है,
अब आपने नया नया कोई मोबाइल लिया है, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। आप मोबाइल लेने के पश्चात 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक अपने उसी फ़ोन में गुम रहते हैं। आप उसमें जो भी फीचर होता है उसे सीखने का प्रयास करते रहते हैं। आप अपनी उपयोगिता उसमें समझते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर आप उसमें व्यस्त रहते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं और जो है आपका जो सीखने का वक्र होता है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आप 2-4 दिन में सब कुछ उसके फीचर को जान लेते हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य का अभाव। अगर मान लीजिए किसी भी कार्य को आप सीख रहे हैं, अगर वो आपके लिए उद्देश्यपूर्ण है, यानी आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी टॉपिक है आपके, अगर आपको पता है कि आपके सिलेबस में है, तो आप उसको जब सीखेंगे, वो आपका उद्देश्य होता है कि आप उसे सीखेंगे, वो परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपको वहीं पता हो जाता है कि ये टॉपिक हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपका मन जो है उस टॉपिक को सीखने में नहीं लगेगा। यानी जब आपके उद्देश्य का अभाव होता है तब आप उस चीज़ को करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जो अधिगम के पठार से संबंधित है, जिसके कारण जो है अधिगम का पठार बनता है। इसके बाद आता है अधिगम का जो पठार होता है उसके निराकरण क्या होते हैं और क्या क्या उपाय किया जा सकता है जिसकी वजह से अधिगम के पठार जो होता है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। जैसे दिए गए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोगिता से अवगत कराना। जैसे कोई बालक है, आप उसे कोई ज्ञान दे रहे हैं, तब आप उसे अवगत कराएं, उसे बताएं कि ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं ये आपके जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी होने वाला है। जैसे आप किसी बालक को कोई भी टेक्निकल कोर्स करवा रहे हैं, अगर आप उसे बताएंगे आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, तब उसे करने में बालक रुचि लेगा। तो जो उसका पठार होगा बहुत ही कम होगा, या फिर कह सकते हैं पठार के दौरान भी उसके अंदर कुछ न कुछ अधिगम की वृद्धि होती रहती है। वहीं पे अगर आप उसकी उपयोगिता से अवगत नहीं कराएंगे तब बालक उसे सीखने में रुचि नहीं लेगा और कुछ समय पश्चात उसके मतलब अंदर अधिगम का पठार बन जाता है। वैसे ही प्रेरणा देना, यानी कि किसी भी बालक को आप कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसे प्रेरित अगर कर रहे हैं तब वो सीखने के लिए तत्पर होता है, सक्रिय होता है। और अगर आप उसे बीच बीच में उत्साहित कर रहे हैं तो उसका जो सीखने का तीव्रता होती है, सीखने का वक्र होता है, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उसके सीखने की मात्रा में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसके बाद आता है सीखने की उत्तम एवं रोचक विधियों का प्रयोग। जैसे आप बालकों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अगर आप उसकी जो उत्तम विधि है या फिर जो रोचक विधि है, जो इंटरेस्टेड हो, सीखने के दौरान अगर कोई भी इंटरेस्टेड टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, सीखने के दौरान कोई भी अच्छी टेक्निक जो बालक के रुचिकर हो, बालक जिसमें इंटरेस्ट ले रहा हो, अगर आप उस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं तब बालक उसे मतलब स्वेच्छा से सीखेगा और प्रेरित होकर सीखेगा, मोटिवेटेड होकर सीखेगा। उसका जो सीखने का वक्र होगा वह लगातार बढ़ेगा, उसके सीखने की मात्रा में लगातार वृद्धि होगी, पठार जो है वो बहुत कम होगा या फिर न के बराबर होगा। इसके बाद आता है बालक की क्षमता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे बालक की क्षमता है, कोई भी बालक कक्षा 5 में पढ़ रहा है, अब उसकी क्षमता है कि कक्षा 5 तक का जो ज्ञान हो, कक्षा 5 की जो पुस्तकें हो उसका ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है, उस सीमा तक जो है वो चीज़ों को सीख सकता है। अभी आप उसे लाकर कक्षा 8 की पुस्तक ले आए और उसको पढ़ने को दे दें, या फिर कक्षा 8 में जो भी विषय वस्तु हो उसको आप उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो उसे अच्छे से नहीं सीख पाएगा, या फिर कह सकते हैं उसकी क्षमता के वो बाहर की चीज़ होगी, उसमें वो जो है उसका जो सीखने का वक्र होगा वो नहीं बढ़ेगा या सीखने की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। वहाँ पे जो है अधिगम का पठार बन जाता है। वहीं पे सीखने के दौरान जो है कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग जो है तरीके के विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी होते हैं, जिनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण करने जाए तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे शिक्षण विधियों का उपयोग करें जो अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच रखती हो, यानी अधिक से अधिक छात्र उसमें शामिल होते हों। इसके बाद आता है कि कुछ समय सीखने के पश्चात विश्राम देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अधिगम के पठार को रोकने के लिए या फिर अधिगम के पठार को समाप्त करने के लिए। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार पढ़ाते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर 12 घंटे की मैराथन चल रही है। ये बताइए कौन सा ऐसा बालक होगा, कौन सा ऐसा विद्यार्थी होगा जो लगातार किसी भी विषय को, किसी एक विषय को लगातार 12 घंटे पढ़ सकता है।
कोई नहीं पढ़ सकता। आप ये 12 घंटा पढ़ेंगे, शुरू के 1 घंटे 2 घंटे आपको समझ में आएंगे, आप उसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो आपके 8-10 घंटे बीत रहे हैं वो बिना मतलब के होंगे। आप उसे लिख तो सकते हैं लेकिन आप उसे ध्यान में नहीं रख सकते हैं। आपके मस्तिष्क की एक सीमा होती है, आप उससे ऊपर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये 12 घंटे की जो मैराथन होती है, इसका उपयोग ये हो सकता है कि आप उसे डेली 1 घंटे पढ़ें और 12 घंटे की क्लास को 12 दिन में पढ़ें। तो वही मतलब होता है कि 1 घंटे सीखने के पश्चात आप 1 दिन का या फिर कुछ समय का जब ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक लेकर जब आप पढ़ते हैं तो आप फ्रेश माइंड होकर आते हैं और उस टॉपिक को फिर अच्छे से पढ़ते हैं। लगातार आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अधिगम के पठार हो जाएगा और आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। वहीं बीच बीच में जब आप विश्राम देकर पढ़ेंगे उस चीज़ को आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये थे अधिगम के पठार और उसके कारण और उसके निराकरण। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम के वक्र को। अधिगम का वक्र होता है कि अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के जो परस्पर बंधन होते हैं, यानी जो परस्पर संबंध होते हैं, इसको रेखांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम की मात्रा में जैसे मान लीजिए 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, और अधिगम में लगा समय मान लीजिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मान लीजिए हम 2 घंटे में 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, या फिर 3 घंटे में 3 अध्याय पढ़ रहे हैं, या फिर हम जो है 2 घंटे में 1 अध्याय पढ़ रहे हैं। तो ये जो होता है हमारा अधिगम की मात्रा होती है और अधिगम में लगा समय होता है। इसी के आधार पर जो हमारा अधिगम का वक्र होता है उसका निर्माण होता है। अधिगम का वक्र जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है सरल रेखी निष्पादन वक्र, या फिर कह सकते हैं समान उपलब्धि वक्र। समान उपलब्धि वक्र का मतलब है कि समय और अधिगम की मात्रा दोनों समान होनी चाहिए। जैसे 2 अध्याय, कोई बालक है 2 घंटे में 2 अध्याय पढ़ रहा है, जैसे अध्याय की जो संख्या है ये 2 हो गई और उसमें लगा जो समय हो गया वो 2 घंटे हो गया। यानी कोई बालक है जो 2 घंटे में 2 अध्याय पढ़ रहा है, तो हमारा जो सीखने का वक्र होगा वो एकदम सरल रेखीय होगा, एकदम सीधा होगा। यानी इसमें जो है जो सीखने का वक्र होगा एक समान गति से सीधा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये होता है अधिगम का वक्र, जिसे जो पहला वक्र है सरल रेखीय वक्र कहते हैं, इसे निष्पादन वक्र कहते हैं, या फिर समान उपलब्धि वक्र कहते हैं, जिसमें समय और उसमें जो अधिगम होता है दोनों की मात्रा समान होती है। इस प्रकार से होता है। दूसरा वक्र है उन्नतोदर या फिर बढ़ता हुआ वक्र, या फिर धनात्मक वक्र, जिसे सकारात्मक वक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई बालक जो है 1 घंटे में 2 अध्याय पढ़ लेता है। मान लीजिए ये अधिगम की मात्रा है 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, और अधिगम में लगा समय 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो कोई बालक है जो 1 घंटे में 2 अध्याय पढ़ ले रहा है, तो इसका जो सीखने का वक्र होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी जिसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, यानी बढ़ता हुआ वक्र। वो लगातार ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है। इसके पश्चात आता है तीसरा वक्र, जिसे कहते हैं नतोदर वक्र, यानी घटता हुआ वक्र, जिसे ऋणात्मक वक्र या फिर नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई बालक है जो 2 घंटे में 1 अध्याय पढ़ ले रहा है। इस तरफ जो ऊपर होता है अध्यायों की संख्या हो गई 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, और इधर जो होगा जो सीखने का जो समय लगता है, यानी 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 3 घंटे। कोई बालक है 1 अध्याय पढ़ने में अगर वो 2 घंटे का समय लगा रहा है, तो उसका जो सीखने का वक्र होगा वो बहुत ही स्लो होगा, यानी धीमा होगा। तो इसका जो वक्र होगा ऐसे होगा कुछ इस तरीके से, यानी शुरू में जो नतोदर वक्र होता है, शुरू में तो ये ज़्यादा होता है लेकिन धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ता आता है, तो इसे कहते हैं नतोदर वक्र। कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके बाद जो चौथा वक्र होता है ये होता है मिश्रित वक्र, जिसे सर्पिलाकार वक्र या फिर एस टाइप वक्र कहते हैं। ये ऐसा वक्र होता है जिसमें सीखने के दौरान शुरू में अधिक समय लगता है लेकिन आगे चलकर समय कम लगने लगता है। जैसे कोई बालक होता है कोई चीज़ को सीखता है तो शुरू में अधिक समय लगता है क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नई होती है। जैसे जैसे वह उस चीज़ में लगातार अभ्यास करते जाता है उसके सीखने की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। यानी शुरू में जो समय होता है वो अधिक लगता है लेकिन धीरे धीरे जो है वो सीखने की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, और ये वक्र कुछ इस तरीके का बनता है। यानी शुरू में जो सीखने का अध्यायों की संख्या हम कह सकते हैं कि कम होती है और इसमें लगने वाला समय जो होता है वो अधिक होता है, और धीरे धीरे जो है समय जो है कम लगने लगता है और सीखने की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है।
तो ये हो गया हमारा मिश्रित वक्र। अभी तक हमने 4 वक्र के बारे में पढ़ा और इसके पश्चात जो है हमारा अगला टॉपिक है, ये होगा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत होता है व्यवहारवादियों का सिद्धांत और एक होता है संज्ञानवादियों का सिद्धांत। कल हम देखेंगे व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत हैं। अब इसमें जो हमारे तमाम मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे थार्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, इसके बाद जो हम कह सकते हैं कोहलर हो गए, कोफ्का हो गए, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम एक एक मनोवैज्ञानिकों को एक एक दिन में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।